नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? लास्ट क्लास में हमने स्मॉल सिग्नल स्टार्ट किया था, उसका इक्विवेलेंट सर्किट स्टार्ट किया था। उसमें बेसिक स्मॉल सिग्नल से पहले हम डीसी एनालिसिस देख रहे थे, जिसमें आपका 2 पॉइंट बाइसिंग होती है और मतलब आईडी डीसी करंट होता है, वीजीएस वीटीएस डीसी वोल्टेजेस होते हैं। तो लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी सिग्नल जो इनपुट होता है वो है ना साइन वेव होता है, तो वो किसी डीसी सिग्नल के ऊपर ऑसिलेट करता है। तो अब वो क्योंकि अगर एन मॉस है, उसकी आपने अगर गेट पे 0 वोल्ट की स्विंग दे दी तो वो कभी वो ऑन ही नहीं होगा। अगर मैं इसको एन मॉस को यहाँ मैं स्विंग दे देता हूँ 0 पे, ये 0.1 कह देंगे -0.1, तो ये कभी ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए इसका VGS है वो ग्रेटर देन होना चाहिए VT, और VT अज्यूमिंग अगर 200 मिली है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है। तभी हम किसी डीसी ऑफसेट देते हैं या डीसी बायस करते हैं और उसके ऊपर एक साइन वेव देते हैं। तो साइन वेव आपका पे एक सिग्नल है जो आप इनपुट पे दे रहे हो, और आउटपुट पे उस इनपुट एम्पलीट्यूड को गेन से मल्टीप्लाई होकर आपका आउटपुट आ रहा होता है। तो स्मॉल सिग्नल का मतलब ये होता है कि आप कोई छोटा सा एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जिसपे आपका एम्पलीफायर के आउटपुट सिग्नल बड़ा हो रहा है रिलेटिव टू गेन कितना है आपका। तो स्मॉल सिग्नल में आपकी हर चीज़ थोड़ी लीनियरली बिहेव करती है। जैसे आईडी वीजी से कर्व था, ये आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, लेकिन अच्छा 2 मिनट होल्ड करें ना तो
जी, तो जैसे आईडी विच कर्व एक्सपोनेंशियल होता है, तो स्मॉल सिग्नल पे वो लीनियरली बिहेव करता है। तो हम सारे जो फॉर्मूलाज देख रहे थे जीएम के, उसमें कोई स्क्वायर लॉ हमें नजर नहीं आ रहा था। नहीं, तो आईडी विच कर्व जो होता है वो जीएम होता है, आईडी विच कर्व आईडी वीडीएस कर्व आपका जीडीएस होता है। तो जीएम के हमने फिर नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, और उसके बाद फिर हमने आर नॉट जो आपकी आरडीएस होती है या ड्रेन टू सोर्स डिस्टेंस होती है, वो ये बेसिकली आपका जीडीएस स्लोप बताती है। तो ये हमने देखा था कि ये जो लाइन है ये जितनी पीछे जाती है वो वीए होता है, जितना फ्लैट होता है उतना आपका वीए की वैल्यू ज़्यादा होती है मैग्नीट्यूड में। तो हमने रिट्रेस किया था इसको पीछे जाके। उस केस में जितना फ्लैट होता है उतना वीए ज़्यादा होता है, उतनी आर नोट ज़्यादा होती है। तो फिर हमने इसका एक टी मॉडल देखा था, जो हमने इसको कन्वर्ट किया था ये हाइब्रिड या पाई मॉडल से लेके, फिर हमने टी मॉडल में कन्वर्ट किया था, जिसमें आपकी गेट टू सोर्स के दरमियान एक 1/GM रेजिस्टेंस आती है। तो ये राइट साइड पे जो आपका फिगर थी ये आपकी टी मॉडल था इक्विवेलेंट, और ऊपर जिसका था ये आपका हाइब्रिड या पाई मॉडल था। तो हमेशा कोई सर्किट का स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने को आता है तो सबसे पहले आपने एक ट्रांजिस्टर का मॉडल बना लेना है, और फिर ट्रांजिस्टर के एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगी होती हैं वो फिर हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर अज्यूमिंग कि एक मैं अगर ट्रांजिस्टर यहाँ ड्रॉ कर लूँ, और अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, अज्यूम कर लेते हैं ग्राउंड है, आर एस नाम है, और कुछ नहीं है इसके अलावा, ये वीडीडी है। तो हमें पता है कि आपकी सप्लाई है वो ग्राउंड जाती है या शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाती है। और आप इस केस में अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ एक रजिस्टर आएगा मेरा, जिसको मैं आर एस नाम दे दूँगा, और ऑब्वियसली यहाँ मेरा एक इनपुट आएगा और ये मेरा आउटपुट होगा। बाकी चीज़ें सारी हैं ये आपका इंटरनल सर्किट है ट्रांजिस्टर का। तो सबसे पहले आपको कुछ ड्रॉ करने का है तो पहले ट्रांजिस्टर का इंटरनल सर्किट ड्रॉ करने हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप कनेक्ट कर लें। इस केस में आर एस था। इससे हमने एक दो क्वेश्चंस देखे थे, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम फॉर्मूलाज रिकॉल करते रहेंगे जो हमें यूज़ करने हैं इस केस में। तो अभी आप जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें वही स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स, जो हमने कल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने एक आईडी के बाद हम जीएम सॉल्व किया था हमने, और फिर हमने गेन फाइंड आउट किया था। तो वैसे एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं आज क्लास में, ताकि फिर हम फॉर्मूला से यूज हो जाए। तो अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये टॉप लेफ्ट वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 5.21 NMOS transistor has mu1 COX 60 माइक्रोवोल्ट, WL 40 है, VT आपका 1 वोल्ट है, VA आपका 15 वोल्ट है। अब अगर VA गिवन है तो एक तरह से आपको बोला जा रहा है कि R नॉट का फैक्टर या चैनल लेंथ का फैक्टर आपके सर्किट में अप्लाई होगा। अब फाइंड GM एंड R नॉट व्हेन बायस वोल्टेज VGS equals to 1.5 and bias current ID equals to 0.5 मिली एम्पीयर। तो अगर पार्ट ए को देखें तो VGS 1.5 वोल्ट है। VGS 1.5 वोल्ट मतलब आपका ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में है। तो और ट्रांसैचुरेशन में क्यों है? क्योंकि आपका VGS ग्रेटर देन VT है, VT आपका 1 वोल्ट है। तो ये एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि VGS आपका 1.5 वोल्ट बता रहा है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में। तो अब GM की पहले बात आती है। अब GM के 2-3 फॉर्मूलाज हैं, सही है। तो अभी हमें एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि अगर मैं GM का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ID आता है 2ID अपॉन VOV जो फॉर्मूला है, तो उसके लिए पहले मुझे ID निकालना पड़ेगा। एक आपका फॉर्मूला ये होता है 2ID अपॉन VOV। तो VOV तो पता है आपको 0.5 वोल्ट है, VGS माइनस V2। पहले आप ये तो ID निकालें, सैचुरेशन आपको गिवन है कंडीशन, आपको बाकी mu1 COS WL भी गिवन है, तो आप ID निकाल सकते हैं, फिर हम GM निकाल सकते हैं। वरना आपका दूसरा फॉर्मूला आपको ये भी पता है जिसमें आपका कह रहे हैं कि ID की वैल्यू
मालूम होना ज़रूरी नहीं होती। तो जो वाक़ा में होता है mu1 cox होता है, W over L एंड V over ड्राइव। तो अब ये फॉर्मूला से हमें mu1 cox पता है 60 माइक्रो है, तो 60 माइक्रो, W over L हमें पता है 40 है, और V over ड्राइव हमें पता है 0.5 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो 40 टाइम्स 0.5 20 होता है, 60 माइक्रो टाइम्स 20 1200 होता है माइक्रो, जो 1.2 आपका मिली होता है, और ये जीएम है तो ये एम्पेयर पर वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये जीएम आपने ऐसे निकाले सिंपल फॉर्मूला से। बस आप 2-3 फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं, आंसर सेम आएगा दोनों। तो आर नॉट, अब आर नॉट की बात होती है तो आर नॉट में वी अपॉन आई डी की बात हो रही है। वी आपको गिवन है 15 वोल्ट। कोई मुझे आईडी निकाल के बता सकते हैं कि आईडी की वैल्यू क्या होगी? हाफ mu1 cox मतलब 60 माइक्रो into 40 into 0.5 स्क्वायर, तो 15 अपॉन, ये कोई वैल्यू बता दें मुझे, फिर इसकी आर नॉट फाइंड कर लेते हैं। सर 0.3 मिली। सही, 0.3 मिली। तो 15 डिवाइड बाय 0.3 मिली आपका 50 अपॉन 1 मिली एंड 50 के। तो 50 के आपकी आर नॉट है, पार्ट ए की। इसमें किसी क्वेश्चन तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला से उससे हमने सॉल्व किया है। पार्ट बी में नो आपको, सर। ठीक है, पार्ट बी में आपको आईडी गिवन है। सही, तो अब आईडी गिवन है तो आर नॉट निकालना तो बहुत ही सिंपल हो गया। आर नॉट आपने बस डायरेक्टली 15 डिवाइड बाय 0.5 मिली किया, तो ये 30 अपॉन 1 मिली मतलब 30 के हो गया। और जीएम हम निकाल नहीं रहे, जीएम निकालना भी इस लिहाज से आसान है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको आईडी गिवन है तो ये आप 2 ID अपॉन वी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएम से फाइंड हो जाएगा। तो अब ये 5.22 है, इसमें मॉसफेट इज टू ऑपरेट एट ID इक्वल्स टू 0.1 मिली एम्पेयर and is to have GM of 1 milli, K bar 50 microvolt, find the required WL ratio and O drive voltage। तो मुझे कोई बता सकते हैं कि यहाँ अप्रोच क्या यूज होगी? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आईडी गिवन है, जीएम गिवन है, के एन बार गिवन है, डब्ल्यू और एल एंड वी ओ ड्राइव मिसिंग है। तो क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? क्या करंट का फॉर्मूला यूज हो सकता है? करंट का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सर पहले वी ओवर ड्राइव निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर करंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी ओ ड्राइव कैसे निकालेंगे? सर GM इक्वल्स टू ID अपॉन वी ओवर ड्राइव वाला। तो GM इक्वल्स टू 2ID ओवर V ओवर ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ से V ओवर ड्राइव आएगा, और फिर V ओवर ड्राइव से हम क्या निकाल सकते हैं? फिर हम ID के फॉर्मूला में हाफ mu1 cox W over L
वी ओवर ड्राइव स्क्वायर। ऐसे ही है, तो यहाँ से आपको बाकी चीज़ मालूम है आप, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, मुझे फॉर्मूला से इस फॉर्म से क्या करेंगे हम? के एन बार किसके बराबर होते हैं हमारे? म्यू सी। ठीक है, तो हमें म्यू के एन बार गिवन है, हमें वी ओ ड्राइव गिवन है, हम आई डी गिवन है, हम डब्ल्यू एल निकाल सकते हैं। तो एक ये अप्रोच भी सही है, हम डब्ल्यू एल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और फिर आप पहले तो आप वी ओ ड्राइव निकाल चुके हैं, अब आप डब्ल्यू एल निकाल सकते हैं। तो एक अप्रोच ये भी है, क्योंकि आप फॉर्मूलाज इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मल्टीपल अप्रोचेस यूज हो सकती हैं। वी ओ ड्राइव की अप्रोच बिल्कुल सही है, डब्ल्यू एल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आई डी फॉर्मूला से। तो दूसरा फॉर्मूला हमें जी एम का भी मालूम है, तो वो फॉर्मूला है 2ID mu1 COX WL। तो ID गिवन है, के एन बार गिवन है जो म्यू COX है, आपको GM गिवन है, तो आप WL भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका WL आ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो या ये फॉर्मूला हो, कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो WL है वो सेम वैल्यू आएगी जो इससे आ रही हो। तो अगर किसी फ्री टाइम हो एक पेपर के दौरान, तो वो रीवेरीफाई कर सकते हैं अपने मल्टीपल फॉर्मूला से यूज करके। तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको वैल्यूज गिवन थी। अब कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि आपका रीजन वैरी कर सकता है, मतलब अब रीजन ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें सैचुरेशन आप कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक। तो और ये जो फॉर्मूलाज हमने लेके चले, हमने जीएम जो 2ID और BOV ये सब करें, ज़्यादातर सैचुरेशन में यूज़ होते हैं। तो लेकिन ट्रायोड में भी फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। ट्रायोड में बस आपका जो फॉर्मूलाज वेरी होंगे वो हमें देखना पड़ेगा, डेरिवेशन हमने किस तरह की थी जीएम की, जब हमने आईडी रखे, वैल्यूज रखी थी हमने, ठीक। तो आप उसमें अगर जैसे मैं एक करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, 9B था आई थिंक, 9A था, ठीक है। तो इस केस में आपने जो ये वो स्लाइड्स हैं जो हम जिनसे हम जीएम ड्राइव कर रहे थे, तो इस वैल्यू से हमने कहने की ये जीएम की इक्वेशन निकाली थी, के एन वी ओ वी। फिर हमने यहाँ से दूसरी इक्वेशन निकाली थी हमने जीएम की, जो आपका 2ID के एन बार डब्ल्यू एल है। तो ये सारे फॉर्मूलाज में एक चीज़ गौर करें कि हमने कंसिडर किए थे इक्वेशन आईडी की, राइट। उसमें हमने सैचुरेशन रीजन कंसिडर किया, जैसे फॉर्मूला है कि सैचुरेशन रीजन का है। तो अब और इससे फिर हमने कह रहे जो जीएम निकाला है, फिर दूसरा फॉर्मूला 2ID और VOV था। तो ये सारी केसेस जो हमने जीएम के फॉर्मूलाज निकाले थे, ये हमने सैचुरेशन रीजन में निकाले थे, ठीक है। तो ये हमें ये फॉर्मूला भी सैचुरेशन रीजन का है, ठीक। तो इसी से हमने जीएम सॉल्व किया था। इवन जो इससे पहले जो हमारा एक क्वेश्चन थी, इसमें भी हमने जो फॉर्मूला फीड किया था वी एच बाई वी टी स्क्वायर, ये भी हमारा सैचुरेशन था। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके सैचुरेशन रीजन में अप्लाई होंगे जीएम के। तो हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारा सर्किट है वो एज ए सैचुरेशन में काम कर रहा है या ट्रायोड में काम कर रहा है। तो अगर ट्रायोड में काम करे तो एज एन एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा, तो हमें जीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम उसकी आर नॉट सिंपल रेसिस निकाल सकते हैं, जो ओपन में बहुत ज़्यादा होती है, क्लोज में बहुत कम है। तो ये चीज़ हमें एक बार रीचेक करनी पड़ेगी जब क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो एज एन एम्पलीफायर आप जब डिज़ाइन करते हैं तब आप जीएम और आर नॉट निकालते हैं, और वो गेन तभी आपका निकलता है एज एन एम्पलीफायर में।
ट्रायोड वगैरह में वो गेन काउंट नहीं होता। तो अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पीमॉस की बात हो रही है, तो एक बार आप लोग रिकॉल करें, हमने पीमॉस का जब जिक्र किया था तो हमने कुछ कहा था कि VGS की जगह VSG काउंट करेंगे, और VTN अगर आपका 1 वोल्ट है तो VTP आपका -1 वोल्ट होगा। तो वही देखें, यहाँ पीमॉस की जब बात हो रही है, ठीक, इस केस में भी आपको VT जो गिवन है वो आपका -1 वोल्ट गिवन है। तो क्योंकि आपका पीमॉस में ज़्यादातर चीज़ें आपकी नेगेटिव काउंट होती है, तो वही VGS है, ये आपका -1.6 वोल्ट है। VGS अगेन -1.6 वोल्ट क्यों है? क्योंकि आपका जो सोर्स है वो आपकी हायर पोटेंशियल पे होती है कंपेयर टू गेट। ये मेरा गेट है, ये मेरा सोर्स है, तो हमेशा गेट एनमॉस में ऑपोजिट होता है, तभी आपका VGS पॉजिटिव आता है। ये सेम केस बिल्कुल NPN PNP ट्रांजिस्टर्स की तरह होता है। तो सोर्स हमेशा हाईएस्ट होती है, गेट लोअर होता है। कि मेरा गेट 1 वोल्ट है, मेरा सोर्स इस फॉर्मूला को रखते हुए मेरा 2.6 वोल्ट होगी, तभी VGS -1.6 आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड ID इन GM। ठीक है, तो अगर मैं ID का फॉर्मूला यहाँ लिखूँ PMOS का, तो हाफ μ1 COX W1। अब यहाँ वैसे तो NMOS में VGS -VT स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ मैं दो तरीके से देख सकता हूँ, या तो मैं VGS का मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लूँ और VT का मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लूँ। ठीक, तो अब इसमें ये हम इसलिए करते हैं क्यों, हमें पता है VGS नेगेटिव है, इस फॉर्मूला में हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो यहाँ आपका 1.6 -1 का स्क्वायर आ जाएगा। VTP मैग्नीट्यूड -1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1.6 माइनस का मैग्नीट्यूड 1.6 होता है। मैंने एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है उसमें VGS नहीं होता, उसमें VSG होता है। PMOS में ये डिफरेंस होता है, VSG होता है, VTP मैग्नीट्यूड में होता है। नहीं, तो VSG भी आपका पॉजिटिव 1.6 ही आएगा, क्योंकि VGS -1.6 है, तो VSG आपका पॉजिटिव 1.6 आएगा। नहीं? तो ये बाय इंट्यूशन आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका VGS हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जो फॉर्मूला के अंदर आप लिख रहे हैं इससे VSG, VGS नेगेटिव है, फॉर्मूला में 1.6 पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे हम ID निकाल सकते हैं, ID हाफ और म्यून COX मतलब KP बार इस केस में, तो वो आपको 60 माइक्रो गिवन है, और W आपको 16 गिवन। तो ये कोई बता सकता है वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ 30 माइक्रो हो गया, 0.21 मिली। 0.21 मिली। ठीक, तो आपका ID 0.21 मिली है, तो पहला पार्ट तो आपने ID फाइंड कर दिया। अब GM भी हम फाइंड कर सकते हैं। GM आपका है 2ID/BOV, तो 0.42 मिली डिवाइड बाय आपका 0.6, तो उस हिसाब से वैल्यू कोई बता दे। जीरो पॉइंट फोर मिली। 0.4 मिली हो नहीं सकता, 0.42 मिली डिवाइड बाय 0.6 है, तो ये ज़्यादा आएगा।
तो 0.6 के 0.7 आएगा। uh, 0.42 डिवाइड बाई 0.6 करें, या 42 डिवाइड बाई 6 तो 7 होता है। जी सर 0.7 मिली, सॉरी 0.7 मिली होगा आपका जी। ठीक, तो आईडी और जीएम हो गया। अब बताया जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ आर नॉट इफ लेमडा एट लेंथ 1 माइक्रो इक्वल्स टू -0.04 पर वोल्ट। ठीक, तो लेमडा आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका वी अपॉन आई डी होता है, लेमडा आपका 1/VA होता है। तो अगर मैं आर नॉट लिखूं पहले, तो आर नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, VA अपॉन आई डी या 1/लेमडा आई डी। सही, तो लेमडा आपको पता है, अब आईडी आपको पता नहीं है। सही, क्योंकि आईडी जो हमने फाइंड किया था 0.21 मिली, उसमें हमने क्या चीज कंसिडर की थी हमने, उसमें एक तो हमने अप्रोक्सीमेशन ली थी, दूसरा हमें लेंथ गिवन थी 0.8 माइक्रो। आपको यहाँ जो लेंथ है ये 1 माइक्रो गिवन है। सही, तो फॉर्मूला में W बराबर जब हमने 16 माइक्रो बाय 0.8 माइक्रो किया था, तो यहाँ सॉरी 16 डिवाइड बाय 0.8 होना था। तो अब पहले अगर मैं आईडी निकालना चाहूँ, तो आईडी के फॉर्मूला में या तो ये दोबारा निकाला जाए, पूरा पूरा आप हाफ केपी बार आपका क्या था, 60 माइक्रो था। अब इस टाइम 16 डिवाइड बाय 1 एंड VGS 0.6 वोल्ट का स्क्वायर। इसका कोई फॉर्म बता सकते हैं, इसका क्या आ रहा है? अब इसका सूलन मुझे चाहते कोई बाकी को बता दे कि इसमें करंट ज्यादा आएगा या कम आएगा। कम आएगा। कम आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि लेंथ आपने इंक्रीज की है तो आपका करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ डिनोमिनेटर में है। तो मैं एक और तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं इसको हम A टाइम्स 1/L1 कंसिडर कर लें, जिसमें A आपका है हाफ KP बार W एंड देन VO ड्राइव का स्क्वायर। सही, बस इसमें क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हमने, क्योंकि ये दोनों केस में जब लेंथ आपकी 0.8 थी या लेंथ 1 थी, ये वैरी नहीं हो रहा, तो हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ ID1 टाइम्स L1 इक्वल्स टू ID2 टाइम्स L2। इसमें ID1 हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारा 0.21 मिली है। उस केस में आपकी लेंथ क्या थी, अच्छा ID1 सॉरी हमने निकाला नहीं अभी तक। अगर मैं ID1 चले, ID1 में 0.21 मिली कंसिडर करता हूँ, तो लेंथ मेरी 0.8
माइक्रो होगी, क्योंकि जब आपने ID1 निकाला था 210 माइक्रो या 0.21 मिली, उस टाइम पे आपकी L लेंथ थी 0.8 माइक्रो थी। तो इस केस में अगर मैं ID2 को निकालना चाहूँगा तो मेरी लेंथ जो है वो 1 माइक्रो है। तो 0.21 टाइम्स 0.8 कितना होता है? माइक्रो माइक्रो ऑब्वियसली कट हो गया है, तो 0.21 मिली टाइम्स 0.8 आपका 20% कम होगा, तो ये हो सकता है रफली 0.162 आपका मिली होगा ID2। ठीक, तो ये इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, तो दोनों केस में आपका ID2 सेम आएगा। तो क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है तो आपका करंट डिक्रीज हुआ है। अब इस न्यू करंट के साथ हम सर हाँ जी, सर आईडी की इक्वेशन में लैम्डा का फैक्टर नहीं आएगा? हाँ लेमडा का फैक्टर फिलहाल हमने इग्नोर किया हुआ है फॉर्मूले में। लेमडा का फैक्टर क्योंकि हमें बाकी चीज़ें फिर गिवन नहीं है, क्योंकि लेमडा का फैक्टर मैं ऐड करूँगा उसमें फिर मुझे और क्या चाहिए होता है, यहाँ क्या आता है लेमडा टाइम्स VDS। VDS आता है। ठीक है, तो लेमडा अगर यहाँ फीड करते हैं हम लोग तो उस केस में फिर हमें VDS गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस एक्सटेंट तक नहीं जाना, वो बात सही है, क्योंकि फिर अगर ID2 आप फाइंड करेंगे तो यहाँ आपने लेमडा का फैक्टर इग्नोर किया हुआ है। तो वैसे क्या होता है कि लेमडा का फैक्टर हमें ये पता है कि क्योंकि ये इतनी छोटी वैल्यू है ना, जैसे इस केस में आपका 0.04 है, तो ये जो फैक्टर है ये निगलेक्ट हो जाता है। और ये भी हमें पता है कि लेमडा जब सब माइक्रो टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जिसमें लेंथ कम होती है काफ़ी, तो उस केस में आपका लेमडा का फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो आप खुद देख लें, अगर मेरा अगर VDS है, वो अज्यूम करते हैं 1 वोल्ट भी कह लें या 100 मिली जो भी कह लें, तो उसकी वैल्यू बहुत कम इम्पैक्ट करेगी। तो वो बात सही है कि लेमडा क्योंकि अगर गिवन है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा लेमडा के साथ। तो वो आप उससे सॉल्व करेंगे तो, लेकिन हमें VDS की वैल्यू भी नोन नहीं है और इस क्वेश्चन में उस तरफ हमें जाना नहीं है, वरना अगर सर्किट गिवन होता प्रॉपर, पूरा सर्किट आपको RD गिवन होता और उसके इसमें आपको VDS गिवन होता, तो फिर आप लेमडा यहाँ अप्लाई कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें करने की जरूरत है। तो अब अगर मैं 1+1/लेमडा ID से सॉल्व करें तो लेमडा 0.04 है, ID 0.162 है। इस केस में हमारी R0 की वैल्यू आ सकती है, जो मुझे कोई बता दें कि क्या आएगी, हम फीड कर सकते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चंस अभी तक हम ऐसे से बिल्डअप कर रहे हैं कि कंपोजिट क्वेश्चंस की तरफ हम आएंगे, जिसके इसमें आप DC और AC दोनों को साथ लेके चलेंगे। सर्किट्स अभी तो सिर्फ सर्किट्स हम लेके चल रहे हैं, जिसमें कुछ केसेस में तो सिर्फ ट्रांजिस्टर है और इवन कुछ रजिस्टर वगैरह कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो अब आगे जाके हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो मैं बता देता हूँ। ये मुझे फॉर्म बता देंगे, फॉर्मूला जिससे पहले इसका आंसर क्या है? 144.6 के। 144.6 के। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने फॉर्मूला क्वेश्चंस देखे थे, तो इस केस में सिर्फ आपका ट्रांजिस्टर एक कंसिडर हो रहा था। ठीक है, तो अभी इवन हम इसके एक्सटेंड पे नहीं गए कि बाकी रजिस्टर्स वगैरह कनेक्ट हुए क्या हो रहे हैं, तो उन पे जब हम आएंगे तो जैसे मैं उस पर एक हल्का सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको।
कि ये रिकॉल करें कि ये हमने पीजीटी में भी किया था। तो एक ऐसा सर्किट था। नहीं, तो एक ये ऐसा सर्किट था जिसमें हमने करंट मेथड टेक्निक हमने की थी। तो जैसे पीजीटी में भी किया था, वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मल्टीपल ट्रांजिस्टर बेस्ड हो। तो उस केस में हम इस साइड से लेके हम कुछ इस पार्ट की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं और फिर हम उसको बाइस कर सकते हैं। अब जैसे इस केस में ये जिसका बाइस पॉइंट है, ठीक है, ये कौन डिफाइन करेगा? ये आपका ये ट्रांजिस्टर डिफाइन करेगा बाइस पॉइंट, जो आपका VGS डिफाइन करेगा। तो उससे फिर कह लें कि एक, जैसे अभी तो एक वो बना दिया है हमने, एक रजिस्टर बना दिया है, लेकिन इधर एक और ट्रांजिस्टर भी आ सकता है जो इधर साइन वेव आपकी दी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसके आउटपुट पे एक और ट्रांजिस्टर लगा होता है। जिम कर लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है आपका और ये आपका वी आउट है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें डिपेंडिंग की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आप काफ़ी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको, अब मुझे आउटपुट वोल्टेज या गेन फाइंड करने को दिया जाए, या चले आउटपुट वोल्टेज इधर आपको फाइंड करनी है, तो इधर का मुझे इनपुट पता है, तो इधर का करंट अगर मालूम कैसे होगा, वो इस ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर की WL से मैचिंग से आपका करंट डिफाइन होगा। तो वो हम बाद में आगे देखेंगे भी। अगर इसका दोनों को W और L सेम है, तो जो यहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा 1 माइक्रो, कर लेते हैं, वो करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा 1 माइक्रो। तो इधर से हम करंट फाइंड करके फिर इसका हम GM निकाल के इसका गेन हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको V इनपुट कह रहा हूँ, इसको मैं V आउट 1 कह रहा हूँ, तो ये जो मेरा एक स्टेज है, एक कॉमन सोर्स है। इनपुट गेट पे है, आउटपुट ड्रेन पे है, सोर्स कॉमन है। सोर्स कॉमन का मतलब ये नहीं ग्राउंड रहना जरूरी है। सोर्स कॉमन कुछ भी हो सकता है, नीचे कोई भी ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो V आउट 1 और ये V इन आपको गेन 1 देगा। फिर आप V नॉट 1 और V नॉट 2 से आपका सेकंड गेन आएगा। तो इसका, अब मैं ओवरऑल अगर आपको कहूँ कि V और V नॉट 2 V इनका देखें, तो वो आपका A1 टाइम्स A2 होगा, या अगर मैं इसको ब्रेकअप करके लिखूँ तो V नॉट 1 ओवर V इन टाइम्स V नॉट 2 ओवर V नॉट 1। तो ये कैंसिल करके ये इक्वेशन सेम ये बनती है। तो ओवरऑल गेन आपने फाइंड कर लिया। अगर समझे 10 इसका था, इसका गेन 20 था, ओवरऑल गेन आपका 200 आ रहा है। तो इनपुट स्विंग जो हमारी है वो 200 टाइम्स एम्पलीफाई होके आउटपुट स्विंग आएगी। ये भी हो सकती है या तो ये भी हो सकती है। बस मुझे एक आंसर दे दें कि जो V इन पे इनपुट होगा और जो V नॉट 2 पे आउटपुट होगा, वो इन फेज होगा या फिर आउट ऑफ फेज होगा? ये कोई बता सकता है?
आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज होगा। आउट ऑफ फेज क्यों होगा? क्योंकि जो वी इन वाला ट्रांजिस्टर है वो फेज शिफ्ट नहीं करेगा, और जो आखिर वाला ट्रांजिस्टर है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा, तो फिर ओवरऑल। इसमें आधी बात सही है, ये वाला फेज शिफ्ट करेगा 180, क्योंकि ये कॉमन सोर्स है। अब इस केस में ये पहला वाला भी फेज शिफ्ट करेगा, क्योंकि कॉमन सोर्स है। कॉमन सोर्स में गेन जो आपका होता है, जो आपका V आउट और V इन का रिलेशन होता है, वो आपका माइनस GM RD पैरेलल विद R0 होता है, लेकिन तो माइनस साइन होता है। तो कॉमन सोर्स है पहला स्टेज भी, दूसरा स्टेज भी कॉमन सोर्स है। पहला स्टेज कॉमन सोर्स क्यों है? क्योंकि इनपुट गेट पे है, आउटपुट सोर्स पर, आउटपुट ड्रेन पर है, सोर्स कॉमन है। सेकंड स्टेज में भी इनपुट गेट पर है, आउटपुट ड्रेन पर है और सोर्स कॉमन है। तो कॉमन सोर्स में फेज शिफ्ट 180 का होता है। तो इनपुट से फर्स्ट स्टेज के आउटपुट आउट ऑफ फेज होगा, और फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकंड स्टेज के आउटपुट से आउट ऑफ फेज होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेज का इनपुट और सेकंड स्टेज का आउटपुट दोनों इन फेज होंगे, क्योंकि इसका गेन अगर माइनस GMRD है, दूसरे वाले का भी गेन माइनस GMRD है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो दो स्टेज हैं, इन्वर्जन भी कहते हैं, मतलब हर स्टेज में कहते हैं कि इन्वर्जन है। जैसे पहला स्टेज है, इसमें इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि इनपुट आउटपुट आउट ऑफ फेज, तो दो इन्वर्जन्स मिलके कैंसिल आउट हो जाती है। तो अगर दो स्टेजेस हैं जो कॉमन सोर्स ही हैं, जिनका गेन नेगेटिव होता है, तो इनपुट और आउटपुट जो होगा ओवरऑल वो इन फेज होगा। तो ये देखना होगा हमें। नहीं तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बाइसिंग की तरफ जाएंगे। और अब रिकॉल करें, बीजेटी में हमने सिर्फ AV गेन निकालते थे, और अब उससे पहले एक AV नॉट भी होता था और एक GV भी होता था। ठीक है, तो वो मैं कहूँगा हल्का सा कोई रिकॉल कर सकता है बीजेटी का नेक्स्ट क्लास से आधे घंटे पहले, तो आप रिकॉल कर लीजिएगा कि AV और AV नॉट और GV में डिफरेंस क्या था, क्या सर्किट्स कंसिडर करते हैं हम, क्या पार्ट्स होते हैं जो हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, अभी हमने देखे भी नहीं है, लेकिन वो सर्किट का पार्ट होते हैं जिनसे आपका गेन वैरी होता है। तो वो से लेके फिर हम बाइसिंग पे आएंगे, और बाइसिंग के बाद फिर हम कंपोजिट सर्किट्स पे आएंगे। तो अगर आज का क्वेश्चन किसी और का नहीं है, तो जो मैंने लिस्ट जो शेयर करी थी वो अहमद है या नहीं है? ठीक है, तो बाकी लोग जो इस लिस्ट में नहीं है वो जा सकते हैं। जो 6-7 लोग थे जो इस लिस्ट में थे, तो वो प्लीज़ यहाँ रुक जाए, उनसे मुझे बात करनी थी। सही है, तो अभी चलिए मैं और बताता हूँ मकसद क्या था इस छोटी सी मीटिंग का। मकसद ये है कि एक अटेंडेंस ली जाती है जो आपके जूम आईडी पे ली जाती है, ठीक है? तो और ये अटेंडेंस देख के मैं अटेंडेंस लगाता हूँ आपके LMS पे। तो ये एज अ प्रूफ है जो आपने अटेंडेंस लगाई हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है, किसी को क्वेश्चन हो तो शेयर कर सकते हैं। नहीं, बस थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन एज अ प्रूफ सब कुछ सेव हो रहा होता है। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि मेरी अटेंडेंस में प्रेजेंट था और एब्सेंट लगी हुई है, तो वो एग्जैक्टली बताएं। उस केस में हम देख लेते हैं जो ऑटो सेव हो रही है मीटिंग चैट वगैरह, उसमें अटेंडेंस उनकी है। अगर है, मुझसे रह गई है तो मैं लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई बंदा आया हो उसने अटेंडेंस नहीं लगाई हो, क्योंकि ये आप लोग पहला काम यही करते हैं।
जो सबसे इम्पोर्टेंट आप समझते हैं कि आप अटेंडेंस लगाते हैं। तो ये तो हर कोई अटेंडेंस जो प्रेजेंट होता है क्लास में वो लगाता है। तो अब ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं इसका एक